कहानी हमारे और आपके जैसे एक युवा की जो 13 साल से अचेत अवस्था में है। सब कुछ देख और सुन सकता है पर शरीर में कोई हरकत नहीं होती। बस कभी कभी पलकें झपकती हैं और वही उसके जिंदा होने का एकमात्र सबूत है। एक नौजवान बेटा जिसे जिंदा रखने के लिए माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां जा सकते थे गए, जितना खर्च कर सकते थे किया। नौकरी की, सैंडविच का स्टॉल लगाया, रिश्तेदारों से उधार लिया और अंत में घर तक बेच दिया। सब कुछ बस इसलिए कि अपने बेटे को जिंदा रख सकें। जो उनके बस में था सब किया, लेकिन अंत में सत्य को स्वीकार लिया। अफसोस कि उस नौजवान के भी कुछ सपने रहे होंगे, एक दुनिया रही होगी। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसकी वर्षों की वेदना को समाप्त करने का निर्णय लिया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है, अंग्रेजी में यूथनेशिया। अफसोस की अनुमति एक नौजवान को मिली है। कहते हैं एक माता पिता के लिए अपनी संतान को अपने सामने मरते देखने से अधिक कष्टदायी कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया के सबसे भारी मन के साथ उन्होंने अपने बेटे को अंतहीन कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त करने का फैसला लिया है। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि कौन है वो नौजवान जिसे भारत के इतिहास में पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। उसके माता पिता कौन हैं और इन 13 सालों में उन्होंने कितना कुछ झेला। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा संजीदा फैसला सुनाते समय क्या कहा और क्या है कानून, जानेंगे सब इस वीडियो में। कहानी है 31 साल के हरीश राणा की। स्कूल में पढ़ने वाला एक सामान्य सा लड़का जिसे बॉडी बिल्डिंग का शौक था। शुरू से अपनी सेहत को लेकर सजग था, पढ़ाई में भी अच्छा था। स्कूल पूरा करने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है। सब अच्छा चल रहा था, पढ़ाई, जिंदगी, माता पिता और घर परिवार। 20 अगस्त 2013 ऐसी तारीख जिसने सब एक झटके में बदल दिया। हरीश अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिरे। उन्हें मल्टीपल ब्रेन इंजरीज और सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद हरीश कभी बिस्तर से उठ नहीं पाए। एक स्वस्थ नौजवान का जीवन हमेशा के लिए घर और दीवारों तक सिमट कर रह गया। घर वालों ने बहुत प्रयास किया कि उनके बेटे की हालत सुधर जाए, लेकिन उस दिन के बाद से हरीश की स्थिति बदतर ही हुई है। चोट के प्रभाव से उनकी दिमाग की नसें लगभग सूख चुकी हैं। हरीश पिछले 13 सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनकी स्थिति को परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट भी कहा जा सकता है। उन्हें सांस के लिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब और खाने के लिए गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी ट्यूब की ज़रूरत होती है। हरीश के केस में रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। इतने लंबे समय से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से उनके शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव हो चुके हैं। हरीश के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अब तो उन्हें कुछ महसूस होना भी लगभग बंद हो चुका है। कभी कभी उनकी पलकों में हरकत होती है और यही उनके जीवित होने का एकमात्र संकेत है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हरीश के पिता अशोक राणा ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। चंडीगढ़ पीजीआई में बात नहीं बनी तो दिल्ली एम्स लेकर गए। देश के कई प्रसिद्ध निजी अस्पतालों के भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई हल नहीं मिला। हर जगह थके और निराश हुए पर हार नहीं माने। इतना करने के बाद जब समझ गए कि सुधार की संभावना नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। अंत में कोई रास्ता नहीं समझ आने पर अपने युवा बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। अशोक राणा का कहना था कि कौन से माता पिता अपने बेटे के लिए ऐसा चाहेंगे, पर हमारे लिए हरीश को ऐसी अवस्था में देखना बेहद मुश्किल था। लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने देश के एक अहम मसले पर फैसला सुनाया है। एक ऐतिहासिक फैसला, देश का पहला केस जिसमें मरीज के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा कि हरीश के ठीक होने की उम्मीद नहीं है। उनका जीवन सिर्फ उनके दुख को बढ़ाएगा। हरीश के माता पिता ने सालों अपने बेटे की निस्वार्थ देखभाल की। परिवार कभी उनका साथ देने से पीछे नहीं हटा, हमेशा उनके साथ डटा रहा। आमतौर पर केस की सुनवाई के दौरान ऐसा होता नहीं, लेकिन इस केस में न्यायाधीशों को भी भावुक कर दिया। न्यायाधीशों के लिए इस केस पर टिप्पणी करना और फैसला सुनाना आसान नहीं था। जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने हरीश को पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती करने का आदेश दिया है। ऐसा सेंटर जहां उन मरीजों को राहत देने के लिए भेजा जाता है जिनका उपचार संभव नहीं होता है। बेंच ने एम्स को आदेश दिया कि हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हटाया जाए, उन्हें घर से अस्पताल शिफ्ट किया जाए और ये सब करने की जिम्मेदारी एम्स की होगी।
बेंच का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हरीश का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने वाली प्रक्रिया का पालन अच्छे से किया जाए, जिससे मरीज की गरिमा बनी रहे। इस संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, जिसके तहत भारत के नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार तो है ही, सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार है। जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए अमेरिकी लेखक, समाज सुधारक और पादरी हेनरी वॉर्ड बीचर की बातों का हवाला देते हुए कहा, गॉड डज नॉट आस्क अ मैन वेदर ही विशेस टू एक्सेप्ट लाइफ, ही मस्ट टेक इट एज इट इज गिवन। जस्टिस पारदीवाला ने शेक्सपियर के मशहूर नाटक हैमलेट की एक पंक्ति भी कही, टू बी और नॉट टू बी। फिर इस बात से रिलेट करते हुए कहा, कई बार अदालतों के सामने ऐसे सवाल उठते हैं और तब अदालतों को मरने के अधिकार पर सोचना पड़ता है। बेंच ने केंद्र सरकार को पैसिव यूथेनेशिया पर कानून बनाने के लिए विचार करने की बात भी कही। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसा कोई भी कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है। अब इस मुद्दे का सबसे बड़ा सवाल कि इच्छा मृत्यु, जिसे अंग्रेजी में यूथेनेशिया कहा जाता है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और ये है क्या। यूथेनेशिया मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली, एक्टिव यूथेनेशिया, जब मरीज को किसी इंजेक्शन या दवा के जरिए मृत्यु दी जाती है। भारत में इस प्रक्रिया को गैर कानूनी माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तब वो बीएनएस की धारा के तहत हत्या या आत्महत्या में मदद की तरह देखा जाएगा। दूसरी है पैसिव यूथेनेशिया। इस केस में मरीज को दिया गया लाइफ सपोर्ट सिस्टम या वेंटिलेटर हटा लिया जाता है। डॉक्टर इलाज करना बंद कर देते हैं, जिससे उसकी स्वतः मौत हो जाती है, यानी मौत का कारण बीमारी ही रहती है। 2005 में कॉमन कॉज नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में इच्छा मृत्यु की मांग की गई। 9 मार्च 2018 को फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्र की 5 जजेस वाली बेंच ने इच्छा मृत्यु को मान्यता दी और यह भी कहा कि अगर किसी मरीज की बीमारी लाइलाज हो या वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा हो तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका उपचार बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। फिलहाल भारत में यूथेनेशिया पर कोई कानून नहीं है, इसलिए सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही होता है। वहीं पैसिव यूथेनेशिया पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नियम तय किए हैं। पहला, जब मरीज ने मानसिक रूप से फिट रहते हुए पहले ही कोई लिविंग विल लिख रखी हो, यानी मरीज की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया जा सकता है। और 18 साल से अधिक उम्र का इंसान ही ये विल लिख सकता है और यह भी आवश्यक है कि उसने ये विल 2 गवाहों के सामने लिखी हो। इस डॉक्यूमेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से साइन भी कराना होता है। इसके बाद इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड और एक बाहरी मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। इतना कुछ होने के बाद ही पैसिव यूथेनेशिया किया जा सकता है, जिसमें मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाता है या डॉक्टर इलाज करना बंद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नियम उस स्थिति के लिए है जब कोई लिविंग विल ना हो, जब मरीज होश में रहते हुए अपनी लिविंग विल नहीं लिख सकता हो। ऐसे में उसके माता पिता या परिवार का कोई करीबी इंसान मरीज की तरफ से विल तैयार कर सकता है। यह प्रक्रिया भी आसान नहीं है। अब सवाल यह आता है कि पैसिव यूथेनेशिया की पहल शुरू कहाँ से हुई। हमने जिस कॉमन कॉज नाम के एनजीओ की याचिका का जिक्र किया था, उसका एक आधार था 2011 का अरुणा शानबाग केस, जिसकी वजह से भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज किया गया। 1973 में मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग के साथ एक वार्ड अटेंडेंट ने रेप का प्रयास किया। अरुणा ने विरोध किया, तब अटेंडेंट ने मारपीट की। अरुणा को सिर में कई गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। उनकी स्थिति को देखते हुए पत्रकार पिंकी वीरानी ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीन्स हटा दी जाएं, जिससे प्राकृतिक रूप से उनकी मौत हो सके। इस केस पर फैसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया, पर अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु को सिरे से नकार दिया, क्योंकि मशीन्स की मदद से अरुणा की सांसें चल रही थीं। लेकिन कुछ साल बाद अरुणा शानबाग की अपने आप मौत हो गई। भारत में भले पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी है, पर एक्टिव यूथेनेशिया गैर कानूनी है। अमेरिका के 50 राज्यों में एक्टिव यूथेनेशिया को मान्यता है, वहीं 12 राज्यों में मेडिकल एड इन डाइंग को मान्यता है। रूस में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की यूथेनेशिया अवैध है। ऐसा करने वालों के लिए सजा भी है।
पाकिस्तान में भी ये पूरी तरह गैर कानूनी है और ऐसा करने वालों को 14 साल तक की सजा हो सकती है। चीन में एक्टिव यूथेनेशिया को हत्या जैसा माना जाता है, लेकिन 2022 में हुए एक केस के बाद पैसिव यूथेनेशिया को सशर्त स्वीकृति मिल गई। यूरोपियन देशों की बात करें तो नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग जैसे देशों में डॉक्टर की मौजूदगी में इच्छा मृत्यु को वैध माना गया है। वहीं स्पेन, कनाडा, कोलंबो और न्यूजीलैंड में लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों को विशेष परिस्थितियों में अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति है। मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो ईरान, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इराक में इच्छा मृत्यु को गैर कानूनी माना गया है। वहीं इजराइल, सऊदी अरब, यूएई में पैसिव यूथेनेशिया को कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति मिली है। हालांकि घटना के सामने आने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरीश के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मेरी समझ से ये कहानी जितनी हरीश राणा की है उतनी ही उसके माता पिता की भी है। सोचिए कि एक ऐसे माँ बाप जिनकी जिंदगी इस इंतजार में बीत गई कि उनका बेटा एक बार कुछ बोल दे, कुछ कह दे। 13 साल तक अपने बेटे को हर दिन एक ही हालत में देखना और उम्मीद करना कि बस एक बार ठीक हो जाए, कितना दुखदाई रहा होगा। इस एक दशक में वो माँ बाप कितनी बार रोए होंगे और कितनी बार टूटे होंगे। एक इंटरव्यू में हरीश के पिता कहते भी हैं कि वो हौसला नहीं हारा पर हम टूट गए। उनकी माँ ने भी कहा था, अभी तो हम हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कब तक कर पाएंगे? 5 साल या 10 साल? उसके बाद हरीश के साथ कौन रहेगा? जब जब हरीश के केस पर बात होगी, उनके माता पिता पर भी बात होनी चाहिए, उनके हौसले और इच्छा शक्ति पर भी बात होनी चाहिए। एक ऐसे माँ बाप जो अपने बेटे को सहेजने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, पर जब समझ गए कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, तब वही किया जो सही और ज़रूरी था। हरीश ने हर दिन कितनी पीड़ा झेली होगी, इसका एहसास तो कोई नहीं कर पाएगा, पर हरीश के माता पिता ने कितना कुछ सहा, वो भी कोई नहीं समझ पाएगा। उम्र के जिस पड़ाव पर हरीश का परिवार हो सकता था, अच्छा भला करियर हो सकता था, उस उम्र में हरीश के पास दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं था। शायद इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है, लव समटाइम्स ऑल्सो मीन्स लेटिंग गो।